अच्छा होंडा नहीं वाला जल्दी छोड़ेंगे तभी तो पार्टी उसी टाइम में कवर होगी, है ना? नहीं मैम प्रवेश का हो गई 97 इसकी तरफ से पार्टी मैं ये कह रहा था कितना 96.2 बन गए? चलो आज तुम्हारे साथ ही दे देगा। वो वीडियो उसी दिन की तो है, इसका रिजल्ट आया था उसकी से पार्टी। जो लंच चल रहा था। हाँ मतलब मैम को नहीं दी तो अच्छी बात नहीं है। मैं माई बुलानी थी मैम। हमने तो बिना बुलाए तो वहाँ कोई बात नहीं। दूसरा रोहित की डबल पार्टी। मैं ट्रिपल लेगा मैं तो ना नहीं कराएगी अरे सर ने अरे बस करो मैथ्स की डिस्कशन। ये वीकेंड ट्रायल से कर देना, फिर हम सारे साथ नहीं बोलेंगे, हम कर लेंगे। मैंने चल इसको अब 2 बजे के बाद डिस्कशन कर लेना। 1 बजे क्या 1 बजे? रिजल्ट 1 बजे आना है। 1 बजे के बाद अब क्लास ही नहीं लेते, वेट करते हैं ना रिजल्ट का। आएगा तो मैं बता मैं दूंगी। चलो बनाने की क्लास चलो। आज वो मैंने तो हाँ जी, सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। लास्ट रिवीजन में हमने सेक्शन 10 तक कवर कर लिया था सेक्शन 10? नहीं मैम, हमें कुछ पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, कल क्लास थी, कल तक करके आए थे, आज भूल गए, है ना? मैंने एक बार ये वाला पॉइंट बता दूं बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ पर? ये फर्स्ट फीचर यस मैम LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession. Therefore, any change in partners of LLP shall not affect the existence, rights or liabilities of the LLP. ये मैंने बताया था आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर्स की एग्जिस्टेंस अलग है और एलएलपी की एग्जिस्टेंस अलग है। एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि खुद की उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए उससे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी कंटिन्यू चलती रहती है और इसी को ही हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब इन्फिनिटी तक चलती ही रहेगी, चाहे मेंबर्स को कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो, सेक्शन 4 से स्टार्ट किया था ना हमने। 3 में आपका 2 में डेफिनेशन थी, 3 मैंने आपका बीच में से बताया था ये सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 4 था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा एलएलपी पे। क्यों? क्योंकि एलएलपी का अपना खुद का एक्ट है। उसके बाद सेक्शन 5 था पार्टनर से रिलेटेड, कम से कम आपको कितने पार्टनर चाहिए? 2। और कौन कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते थे? इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन, जिसने एप्लीकेशन लगाई हुई है लेकिन पेंडिंग है, अनसाउंड माइंड। वो इंसॉल्वेंट जो है वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ही है। ठीक है, प्रवेशी का वीडियो देखी थी? आधी देखी थी। चलो, कैरेक्टरिस्टिक में ये पढ़ लिया था ना, तो अनडिस्चार्ज वाला पॉइंट तो पता है ना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और मैंने डिस्चार्ज के बारे में जो बताया था। अनडिस्चार्ज मतलब जो कैदी होता है, जो बंधा हुआ होता है। हाँ, मतलब जो अभी अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं हुआ है ना, उसको बोलेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 6 में कवर थे, कम से कम आपको 2 चाहिए, है ना? और अगर पॉइंट पर डाउट था। हाँ जी, इसी में हाँ, आपको मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए? 2। अगर किसी केस में आपका मान लो एक पार्टनर, 2 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, अब कितना रह गया? 1 ही रह गया। और वो एक ही पार्टनर अगर कॉन्टिन्यू एलएलपी को चलाता रहता है, कॉन्टिन्यू एलएलपी को चलाता रहता है, तो 6 महीने तक का तो हम उसको टाइम अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन 6 महीने बाद भी अगर वो सिंगल पर्सन एलएलपी को चलाता है तो उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। उसको हम क्या मान लेंगे? क्योंकि एक सिंगल पर्सन अगर फर्म चला रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर की तरह ट्रीट करें, और सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। इसलिए हम उसकी लायबिलिटी भी क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, आपको कितने चाहिए थे डेजिग्नेटेड पार्टनर? उनमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया। और रेजिडेंट इन इंडिया की कंडीशन है 182 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड एक बात ये भी थी कि आपको इंडिविजुअल चाहिए 2, है ना?
था ना। बाकी अगर आपने बनाने हैं तो बना सकते हो, लेकिन 2 इंडिविजुअल होने चाहिए। एक एग्जांपल लिया था कि अगर किसी एलएलपी में सारे पार्टनर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मींस कंपनीज ही पार्टनर है, तो एलएलपी बन तो सकती है, लेकिन उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आपको 5 पार्टनर्स चाहिए होंगे टोटल। अभी आपने बोला कि सारे अगर हो गए तो नहीं बन सकते, तो एलएलपी तो फॉर्म होगी ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे ना। फिर बिना डेजिग्नेटेड पार्टनर के एलएलपी कैसे? ये कहो अब, है ना, कि आपको कम से कम एक तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। तो अगर ये 5 मेंबर होंगे तभी डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपॉइंटमेंट होगी, और उनकी अपॉइंटमेंट होगी तभी आपकी एलएलपी मतलब डॉक्यूमेंट्स को वैलिड बना पाएगी, क्योंकि सिग्नेचर करने के लिए तो आपको पर्सन चाहिए ना, है ना। तो ये आपका 5 मेंबर वाला बात हो गई, और रेजिडेंट वाली बात भी हो गई हमारी कवर। उसके बाद फीचर्स थे, फीचर मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11। इनकॉर्पोरेशन क्या मतलब, क्या करवा रहे हैं हम उसका रजिस्ट्रेशन। हम क्या बता रहे हैं एक्ट को, कि हमारी इस नाम से एक फर्म है जो कि हम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, इसलिए अपने रिकॉर्ड्स में मेरी फर्म का नाम लिख लो। आप जब पैदा हुए थे, अब आप तो गए नहीं थे वहाँ कमेटी में अपना नाम लिखवाने, है क्या नहीं? कोई गया था? गौरव जैसा एक्सेप्शनल केस क्या पता गया भी हो। जब आप पैदा हुए थे तो बर्थ सर्टिफिकेट एक्वायर करने के लिए हमको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ना। उसमें नाम लिख के देना पड़ता है कि बच्चे का ये नाम है, उसकी मदर का ये नाम है, उसके फादर का ये नाम है, इस दिन हुआ है, इस हॉस्पिटल में हुआ है, इतने बजे हुआ है। ये होती है फॉर्म की डिटेल। ये डिटेल क्या आपने खुद भरी थी? अच्छा, आपके घर में से किसी ने भरी होगी। क्यों भरी थी? ताकि आपका नाम वहां पर रजिस्टर हो जाए कि इस नाम का एक इंडिविजुअल है जो पैदा हुआ है, और इसका नाम लिख लीजिए और इसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए। ऐसे ही करते हैं ना। अगर नाम तो बाद में बन नाम तो रखा जाता है ना, उसके बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट लोगे ना, किसके नाम का सर्टिफिकेट लोगे, है ना। कई वो पहले दादाजी जो होते थे ना, नाम रखा नहीं होता तो पता नहीं क्या चुन्नू मुन्नू कुछ भी लिखवा के आ जाते थे, और वो बर्थ सर्टिफिकेट आज भी बच्चों के चुन्नू मुन्नू वाले होते हैं। फिर वो बेचारे चेंज करवाते रहते हैं कि हमारे दादाजी ने हमारा नाम चुन्नू लिखवा दिया था, है ना। देखिए ऐसे किसी ने प्रॉब्लम किसी की, ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई जगह देखने को मिली होगी। भाई ने चाचा का नाम अच्छा ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है। तो किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको वहां पे उनके अकाउंट्स में या बुक्स में उनके रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म को भरने के बाद वो आपको क्या दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम कहते थे। तो ऐसे ही जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे ही हमारी एलएलपी का भी जन्म हुआ है। करें इसका चोला सुना है किसी ने? तू नहीं सुना हो सकता, बाकी किसी को शायद चोला ना पता हो। वो क्या बोलते हैं उसको, नामकरण जो करते हैं, है ना, पंजाबी में उसको ऐसा बोलते हैं। हाँ, कुंडली निकलवानी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, हमारे घर में एलएलपी का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्लास में क्या करेंगे, एलएलपी पैदा हुई है ना, सेलिब्रेट करते हैं। अभी करेंगे ना हम पार्टी, अभी करेंगे हम एलएलपी के जन्म की पार्टी। बस अब जो फॉर्म भरा, एक मिनट, जब हमने बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पे फॉर्म भरा, नीचे सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि फॉर्म को वैलिड बनाने के लिए सिग्नेचर तो चाहिए होंगे ना। तो आपका एलएलपी का जब आप फॉर्म भरोगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो डिटेल भरने के बाद जो सब्सक्राइबर होंगे, कम से कम कितने चाहिए? 2, क्योंकि आपका एलएलपी फॉर्म करने के लिए 2 चाहिए लोग। तो 2 क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे एज अ सब्सक्राइबर, ठीक है। एक तो आपको बनाना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो पार्टनर्स फिल कर देंगे और उसके ऊपर साइन कर देंगे। साथ में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट और फाइल करनी है। वो स्टेटमेंट किससे लेनी है आपको? अपनी इज्जत बनाओ थोड़ी सी, सीए से। किससे लेनी है? सीए से। जब भी एलएलपी फॉर्म होगी तो आपको सीए से या किसी एडवोकेट से, सीएस से या फिर पोस्ट अकाउंटेंट से, सीडब्ल्यूए से, ठीक है। इनमें से किसी से भी चलेगी। एक स्टेटमेंट लेनी है। क्या स्टेटमेंट लेनी है? कि हमने एलएलपी एक्ट की जितनी भी कही हुई बातें हैं उनको फॉलो करते हुए एलएलपी को जन्म दिया है, ठीक है। और इसका जो हम नामकरण करने जा रहे हैं वो हम उन्हीं की शर्तों के अनुसार ही करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, मैंने एलएलपी बनाई,
तो मैं तो ये बात लिख दूंगी कि हाँ मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, लेकिन उसको चेक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर आप गलती कर रहे होगे, आप कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में मान लो एलएलपी बना रहे हो, तो आप तो कहोगे ना कि मेरी सही एलएलपी है। चेक करने वाला पर्सन ही बता सकता है ना कि ये ठीक एलएलपी है या गलत एलएलपी है। तो सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस या एडवोकेट, इन चारों में से आपको एक से स्टेटमेंट लेनी है। उस स्टेटमेंट में वो क्या लिख के देगा कि इस पर्सन ने जो ये एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, वो बिल्कुल एलएलपी एक्ट में कही हुई बातों के नियमों के अनुसार लगाई है, नियमों को मानते हुए लगाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, चलो अब मैं पढ़ दूं एक बार। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जो आपका उसमें था पार्टनरशिप के टाइम पे मैंने बताया था, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप आपका कंपलसरी नहीं होता। कैसा होता है? ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। और अगर कोई फॉर्म रजिस्टर होने जा रही है तो उसके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करते थे, याद आ रहा है किसी को? नेम, सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई ब्रांच है उसका एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, ये सब लिखते थे ना। हाँ, उसके बाद सिग्नेचर करते थे। यही सब चीजें कहाँ पर आएंगी आपकी एलएलपी, क्योंकि बेसिक यही चीजें जो आपको बतानी है ना। चलो अब हम रीड कर लेते हैं। For a LLP to be incorporated, 2 or more persons associated for carrying on lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation document. सबसे पहले हमको क्या बनाना है? एक incorporation document। और इसमें कितने सब्सक्राइबर होंगे? 2 सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस। ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, सच मैनर सच फीस? फीस का अमाउंट क्यों नहीं बता दिया मैंने? क्यों फिक्स नहीं? फीस जो है वो आपकी मतलब चेंज हो सकती है ना फ्यूचर में। अब मेरी बात सुनो, ये लॉ है, क्योंकि सेक्शंस किसमें होते हैं? लॉ में। लॉ में अगर मैं फीस लिख देती 1000 रुपए तो जिंदगी भर के लिए 1000 रुपए हो जाती, जबकि फीस हर ईयर हम चेंज कर सकते हैं ना। अगर हम लॉ में फीस लिख देंगे तो क्या होगा, फीस अगर हमको चेंज करनी पड़े कभी तो पूरा लॉ चेंज करना पड़ेगा। मींस लॉ में ऐसे आप कट करके कुछ और नहीं लिख सकते। 1000 था ना, ये 1000 था, इसको आप ऐसे कट करके 1500 नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लॉ है, ये कोई आपका आंसर शीट नहीं है। ठीक है, लॉ को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में दरख्वास्त लगानी पड़ती है, वहां से उनको दोनों पास करते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद वो जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। जब वो अपनी एसेंट दे देता है, जब वो उसको स्वीकार कर देता है, साइन कर देता है, उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट होती है या कोई नया लॉ क्रिएट किया जाता है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर करोगे 500 रुपए बढ़ाने के लिए? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये चीजें होती है ना जिसमें चेंज होने के चांसेस रहते हैं, उन चीजों को हम लिख देते हैं रूल्स में। किसमें लिख देते हैं? रूल्स किसको सपोर्ट करते हैं? सेक्शंस को, लॉ को। सेक्शंस बनाए जाते हैं। जब भी कोई सेक्शन बनता है उस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स में हम वो बातें लिखते हैं जिनको हम चेंज आसानी से कर सकें। और रूल्स को चेंज करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली वहां पे अगर चेंज करना चाहे तो कर सकती है, उसके लिए इतनी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इस सच फीस क्यों लिखा? सच फीस का मतलब आप इससे रिलेटेड रूल को पढ़ लेना कि वहां पे रूल में कितनी फीस लिखी हुई है। बताओ बच्चों, बात समझ में आई है? ठीक है, तो कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फीस, इस सब तरीके की चीजों को हम रूल्स में लिखते हैं बजाय लॉ में लिखने के, बजाय सेक्शन में लिखने के। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको आपने फाइल करना है इन सच मैनर एंड विद सच फीस। उस प्रोसीजर को फॉलो करना है जो रूल्स में लिखे होंगे, उस फीस को फॉलो करना है, वो फीस पे करनी है जो रूल्स में लिखी हुई होगी। ठीक है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जब ये चीज ना फाउंडेशन में बता रही हूँ, जबकि ये चीज इंटर की है। ठीक है, जब भी कभी आपको मिलेगा ना प्रेस्क्राइब्ड वर्ड, क्या मिलेगा? तो प्रेस्क्राइब्ड हमेशा कहाँ पे होता है? जैसे ही प्रेस्क्राइब वर्ड दिखे तो समझ लेना ये कहाँ पे प्रेस्क्राइब होगा? रूल्स में। ये प्रेस्क्राइब वर्ड यूज ही किसके लिए किया जाता है? रूल्स के लिए। और रूल्स कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
तो रूल्स में देख लेना कि क्या फीस है और क्या मैनर है, वहां से इसको उठा लेना, ठीक है। एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। आपको ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है बेटा इसको ऐसे पढ़ना, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये जो बीच में एडिशन किया हुआ ना, इसको अभी मत पढ़ना। कैसे पढ़ना? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड with the registrar of the state in which registered office of the LLP is to be situated। कौन से रजिस्ट्रार को जमा कराओगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? बताओ बच्चों। रजिस्ट्रार देखो हर स्टेट का अलग अलग होता है। रजिस्ट्रार हर स्टेट का अलग अलग होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 स्टेट्स का एक रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। तो आप किस रजिस्ट्रार के पास अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराओगे? जिस स्टेट में आपकी एलएलपी सिचुएटेड है, जिस स्टेट में आपका एलएलपी का ऑफिस हो, प्रिंसिपल ऑफिस हो। जैसे कई बार ब्रांचेस भी तो हो सकती है ना अलग अलग स्टेट में, तो क्या अलग अलग स्टेट में हर एक रजिस्ट्रार को दोगे आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? नहीं। जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस है, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार को आप क्या जमा कराओगे? इतने सीरियस मत बैठो, समझ में आ रहा है ना? सब ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मुझे ये बताओ। रिजल्ट 2 बजे आएगा तो 2 बजे टेंशन ले लेना। उसके लिए 1.5 घंटा खराब करने की क्या जरूरत है? वो तो आएगा ही। आना तो है ही ना। टेंशन लेने से क्या तो भर जाए रिजल्ट, तो मैं भी टेंशन ले लूं, क्या पता मेरी टेंशन लेने से 10 का रिजल्ट भर जाए, 1% भर जाए ना। ऐसा है? फिर तो मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर टेंशन लेके, है ना। मौन धारण कर लेते हैं, क्या पता 96 से 97 हो जाए, क्या पता किसी 99 वाले बच्चे का 100% भी आ जाए। नहीं बस है ना। हाँ, किसी के 101 भी हो जाए। आज तक तो INC केस में किसी के 100 रिकॉर्ड है अब तक का। 95 से ऊपर आ जाए भाई बोलते हैं। 99.9 तो आएंगे। तो टेंशन लेने से आ जाएंगे 95 से ऊपर। मैं बता तो दिया अच्छा। इसके कितने आएंगे, मैंने कैलकुलेट करके। ये तो नेचुरल चीज है, कोई रोक ही नहीं सकता। कितने? 91.1। मैम सीबीएसई ने वो दे रखा है ना मार्क्स निकालने का उससे। अच्छा, फिर भी वो टेंशन इसलिए ले रही है कि क्या पता सीबीएसई की बुद्धि फिर जाए और 95 दे दे इसको। नहीं? देखो मैम 10th में 87, 11th में 97 और उस बस, वाले बस, में बस, 90 फिर भी अभी 90 बैठ के मैं हम गरीबों की साइड को ही देखते हैं 97। 10th में देख लिया। ग्रेजुएशन में 200 पर पार हो जाएंगे, है ना। अरे सब सही होगा। पार्टी तो हम लेंगे। हाँ मैं जैसा आता है। नहीं मैं पता नहीं पहले के बच्चे कैसे हुआ करते थे, वो कहते थे तू इतना 98 96 कर रहा है, इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाते हैं। हाँ है ना। अभी होता है ना फैमिली दिखती है 99 में 3 बच्चे पास होते हैं। चलो पेपर दे रही तू फिर बस बस चलो। 15 से 15 तो तब एक्स के लगा पाएगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना है कौन से रजिस्ट्रार के पास? जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। किसका रजिस्टर्ड ऑफिस? एलएलपी। ठीक है। उसके बाद आपको देखो स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। कौन सी स्टेटमेंट फाइल करनी है? स्टेटमेंट किससे लेनी थी हमको? इससे पता लगता है कितनी चिंता है। सीए से, सीएस से, सीए से, सीडब्ल्यूए से या फिर एडवोकेट से एक स्टेटमेंट लेनी थी। क्या स्टेटमेंट लेनी थी? कि हमने जो फॉर्म फिल किया है वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए फिल किया। ठीक है। देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आज क्या हो रहा है मार्कस को? भाई भी टेंशन ले रही है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या फाइल करनी है? एक स्टेटमेंट फाइल करनी है। स्टेटमेंट फाइल करनी है और वो स्टेटमेंट देखो क्या कहेगी? There shall be filed along with incorporation document a statement in the prescribed form। ये prescribed form कहाँ पर होगा? Rules में। Very good। Made by either an advocate or a company secretary or chartered accountant or cost accountant। ये और क्यों लगा हुआ है? इनमें से किसी से भी ले सकते हो। और का मतलब क्या होता है? या एंड का मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है फिर? ये क्या हो रहा है? एंड और का मतलब क्या? ये एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन
चॉइस है, या तो ये या वाला और हाँ हिंदी वाला और। चलो बस who is engaged in the formation of LLP, जो LLP को बनवाने जा रहे हैं, कौन बनवाने जा रहे हैं, या तो एडवोकेट, CA, CS, CWA, and by anyone who subscribed his name to the incorporation document। ये बीच में लगा हुआ and मीन्स आपको स्टेटमेंट मुस्कान पढ़ लो, आपको जो स्टेटमेंट लेनी है वो किससे लेनी है, इन चार में से किसी एक से, एंड लिखा हुआ है साथ में, by anyone who subscribed his name to the incorporation document। मीन्स सीए के तो साइन होंगे ही होंगे, साथ में ये जो दो सब्सक्राइबर थे ना, इनमें से किसी एक के भी साइन उस स्टेटमेंट पे होने चाहिए, ठीक है। that all the requirements of this act मतलब LLP Act 2008 कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, और जो रूल्स बनाए गए हैं उस एक्ट में हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी जितने रूल्स हमारी LLP पे लगेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। हम क्या खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। प्रेसिडेंट मतलब इससे पिछला, देखो इनकॉर्पोरेशन से पहले भी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, ठीक है। लाइक आपने कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आपको रिसर्च की जरूरत है, तो आपने वो रिसर्च भी एक्ट के अकॉर्डिंग की है, तो मतलब इससे पिछले वाले चीजों पे भी हमने रूल एप्लीकेबल किया था, और आगे आने वाले मैटर्स पर भी हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ये हम कसम खा रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू। क्लियर है? हाँ जी, दो चीजें, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट। उसके बाद अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा, क्योंकि रूल्स में लिखा होगा फॉर्म नंबर, रूल्स में क्या लिखा होगा, रूल्स में क्या लिखा होगा, फॉर्म नंबर की, इस फॉर्म नंबर में आपको अप्लाई करना होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ LLP का नाम लिखना है, ठीक है, क्या बिजनेस करेगी LLP वो लिखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर्स ऑफ द LLP, वही पार्टनर्स के नेम और एड्रेस आ गए। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी नाम और एड्रेस लिखना है, और अदर इंफॉर्मेशन कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड LLP एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और रूल्स में जो और कोई इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कहा है तो वो भी आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डाल देनी है। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? सिंपल है, हर एक फॉर्म में यही डिटेल भरी जाती है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने ऊपर कोई गलती की, तो उसके लिए सजा भी है, ठीक है। आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है ना, इसमें कोई गलती की, ठीक है, जानबूझ के ये स्टेटमेंट में सीए को पैसे खिला दिए और गलत स्टेटमेंट बनवा ली, तो आपके ऊपर सजा है। सुन लो जरा, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउट which he knows to be false, जो कि उसको पता थी कि गलत है, फिर भी उसने स्टेटमेंट फाइल की, या फिर does not believe it to be true, या फिर उसको चाहे पता था चाहे उसको नहीं पता था लेकिन उसने गलती की, तो he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years, 2 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों, कम की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 2 साल। With fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 years, यानी कि 10,000 तो मिनिमम है, 5 लाख भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितना आ गया, 5। तो ये तो आपके हो गए फाइन, और ये हो गई आपकी इम्प्रिजनमेंट जेल, ठीक है। करोगे गलती LLP में, गलती से भी मत करना गलती, ठीक है। काम नहीं देखेंगे, 2 साल छोड़ने के, ठीक है। तो सीए बने हो तो गलतियां ना करना, पैसे खा के भी बढ़ जाएंगे। चलो, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम सेक्शन 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन लगा दी, अप्लाई कर दिया। अब देखो, रजिस्ट्रार का काम क्या है, ये तो हो गया आपका काम जो आपने अप्लाई किया है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा बच्चों, बोल दो, कब
गए थे तो अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, फिर कमेटी वाला ने क्या इशू किया था? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैंने अभी जन्म की बात की ना। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा यहाँ पर? आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सुनो। When the requirements imposed by clause B and clause C of subsection 1 of section 11, मैंने आपको सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज बताए थे ना। अब जरा ऊपर ढूंढो कौन सी रिक्वायरमेंट कह रहा है, ढूंढो फटाफट, पीछे से पढ़ना शुरू करो। लो ना उल्टा लिखता है तो आप अपने उल्टे से पढ़ना शुरू कर दो, बुक को उल्टा मत कर लेना। कहने का मतलब सेक्शन 11 से पढ़ो। सेक्शन 11 इसका सबसेक्शन 1 देखो ऊपर कौन सा है? फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अब इसमें बोल रहे हैं वो क्लॉज बी और सी। बी में क्या लिखा था? स्टेटमेंट। कहाँ पहुंच गए? सबसेक्शन 2 क्यों पढ़ रहे हो? सबसेक्शन 1 पढ़ना है सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज ए और बी। क्लॉज ए नहीं क्लॉज बी और सी बोला है ना। हां, बी और सी है ना। तो बी और सी में क्या क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड। हाँ, तो बी में क्या था? स्टेटमेंट लेनी है आपको 4 लोगों में से किसी एक से। और सी में क्या था? कि वो स्टेटमेंट ये कहेगी कि इन्होंने बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए इनकॉर्पोरेशन करवाया, यही था ना। तो अगर आपने ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मीन स्टेटमेंट जमा करवा दी और स्टेटमेंट पे साइन भी करवा लिए, किस किस के? एक तो सब्सक्राइबर के और एक सीए के। ठीक है, तो when the requirements imposed by clause BC of subsection 1 of section 11 have been complied with, अगर ये दोनों चीजें हो गई तो रजिस्ट्रार क्या कर लेगा? रजिस्ट्रार shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause A, clause A में क्या था? कम से कम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? तो क्या करेगा? ये भी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इसने ना 2 तरीके से बोल दिया, पहले बी और सी को पूरा करवा दिया, फिर उसने कहा अपने पास रख लेगा जब तक ए भी पूरी नहीं करता। तो अगर ए वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तब तक अपने पास रखेगा, जैसे ही ए वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कहने का मतलब हमको तीनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तीनों कौन कौन सी? एक तो आपको सब्सक्राइबर के नाम चाहिए 2, है ना, दूसरा आपको स्टेटमेंट चाहिए और तीसरा उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी आपको क्या मिल जाएगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी कि रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आपने जो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है, मतलब जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, उसको रजिस्टर कर लेगा वो। और क्या करेगा? एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर। जो नाम आपने लिख के दिया था ना LLP का, उस नाम से हम आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। वही स्टेटमेंट CACS वाली जिसमें एक सब्सक्राइबर साइन कर रहा था और एक CA साइन कर रहा था। तो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर सकता है स्टेटमेंट as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A has been complied with। मतलब अगर आपने स्टेटमेंट जो ली थी C क्लॉज में, वहां पर अगर एक सब्सक्राइबर ने साइन कर दिया और एक CA ने साइन कर दिया तो वही एविडेंस मान लिया जाएगा कि आपकी A क्लॉज वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। करा दो, मैं तो भीग रही हूँ। लाइट नहीं है ना? बहुत पसीना है। चलो, समझ में आया? अगर आपने स्टेटमेंट ले लिए CA से, उस पे सब्सक्राइबर के भी साइन हो गए और CA के भी साइन हो गए, तो वही एक प्रूफ मान लिया जाता है कि आपने एक क्लॉज की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दिया। और एक क्लॉज की रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको कम से कम 2 सब्सक्राइबर के साइन चाहिए। ठीक है, तो C को पूरा कर दिया, मतलब A को भी पूरा कर दिया। सर्टिफिकेट जो आपने इशू किया रजिस्ट्रार ने, वो साइन कौन करेगा? उसको देखो, सर्टिफिकेट पे साइन कौन करके देगा? इशू कौन कर रहा है? सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है? रजिस्ट्रार। तो साइन कौन करके देगा? रजिस्ट्रार। और उसके ऊपर सील किसकी लगेगी? रजिस्ट्रार ऑफिस की। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल
सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम, और वो सर्टिफिकेट ही आपकी पहचान है, आपके लिए प्रूफ का काम करेगी कि आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई है और आपकी इस नाम से एलएलपी एग्जिस्ट करती है। बताओ बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, कहने का मतलब सेक्शन 12 में सीधी सिंपल बात है, सेक्शन 12 में सीधी सिंपल बात है कि आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा अगर आप सेक्शन 11 की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देते। क्लियर? चलो अब आता है सेक्शन 13, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन। आपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस पहले मान लो हरियाणा में बनाया था, ठीक है, अब आप उसको चेंज करके दिल्ली में ले जा रहे हो, कर सकते हो ना? या एक जगह जहाँ जम गए वहीं जमना जरूरी है, चेंज कर सकते हैं ना? लेकिन इस चेंज को आप किसको इन्फॉर्म करोगे? जब आपने रजिस्टर करवाते वक्त रजिस्ट्रार को बताया था कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, तो चेंज के टाइम भी आपको किसको इन्फॉर्म करना है? तो एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना जरूरी क्यों होता है, बताओगे भाई? क्यों बताना जरूरी है कि मेरा ऑफिस यहाँ पर है? कोई बात हो जाए तो मेरा कोई भी कम्युनिकेशन अगर रजिस्ट्रार ने करनी है, कोई भी आपको बात करनी है, तो आप किस पर करोगे? उसी एड्रेस पर करोगे। जो भी लेटर रजिस्ट्रार भेजेगा वो कौन से पे भेजेगा? इसी एड्रेस पर भेजेगा। तो एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस मे बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। A document may be served on a LLP or a partner or designated partner by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office or any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रार क्या करेगा? कोई भी लेटर उसको भेजना है, किसको? एलएलपी को, तो वो एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो लेटर भेजेगा। और भेजेगा कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट से। किससे भेजेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट से। वो कबूतर के मुंह में चिट्ठी लगा के नहीं देनी है, वो रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं है, ठीक है? आप जो भी वहाँ से कोरियर करवाओगे या स्पीड पोस्ट लगाओगे, रजिस्टर्ड पोस्ट लगाओगे, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है कि हाँ आपने ये पोस्ट किया, जिससे आप उसको ट्रैक करते हो। होता है ना ऐसा? करा है किसी ने कभी कोरियर कुछ किया? एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना? हमारे स्कूल से अपना एक फीस का लेटर घर पे पोस्ट करा था कुरियर। अच्छा, वो हमारी फीस पेंडिंग है, घर वालों को भेज रही है। ठीक है। तो बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट, ठीक है, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। रूल्स में अगर कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मान लो रूल्स में कोई ऑनलाइन मोड भी दे दिया कि आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? कोई भी लेटर आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं भेजने, मान लो एलएलपी ने कहा कि मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं चाहिए ये लेटर्स, जितने भी आप लेटर्स मुझे भेजोगे ये इस एड्रेस पर भेजो, तो आप किस पर भेजोगे? उस एड्रेस पर जो एलएलपी ने स्पेसिफिकली बताया है। ऐसे मुंह से नहीं बताती है एलएलपी, एलएलपी उसके लिए भी एक फॉर्म साइन करती है, ठीक है? और वो रूल्स में दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्म आपको भर के देना अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी प्लेस पर लेटर की कम्युनिकेशन चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलो, एलएलपी में चेंज द, क्या हो गया? एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है तो आप उसकी किसको इन्फॉर्मेशन किसको दोगे? रजिस्ट्रार को दोगे, एक फॉर्म भर के कि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया है। तो पुराना एड्रेस भी प्रोवाइड करोगे और नया एड्रेस भी प्रोवाइड करोगे, और इसके लिए फॉर्म आपको रूल्स में दिया गया है, ठीक है? और अगर एलएलपी ने ऊपर दी हुई किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो देखो उसके ऊपर भाई कितनी पेनल्टी है। द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 2000 बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 25,000। 2000 से 25,000 का फाइन लग जाएगा। कब लगेगा ये फाइन? अगर आपने कोई अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है और उसकी इंटीमेशन आरओसी को क्लास में छोड़ दूंगी, अगर मेरे को रिप्लाई नहीं मिले तो मैं यही क्लास लीव कर दूंगी।
अगर दोबारा किसी ने यहाँ पे रिजल्ट की बात की तो आपस में कर रहे हो ना, मुझसे नहीं कर रहे तो। अब मैं 4 बार यहाँ पर बोल चुकी हूँ कि इंटीमेशन अगर आरओसी को मतलब बातों में लगे हुए हैं, या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या तुम कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हो। दोनों बात आ गया। आज की क्लास से कैंसिल करा देते थे, नहीं करें। तो क्यों टाइम वेस्ट कराया? आप गुस्सा मत हो। अपनी क्लास क्यों खराब करते हो उस चीज के पीछे? 2 बजे आना है ना तो 2 बजे छोड़ दूंगी, कह दिया ना मैंने, लेकिन उससे पहले तो पढ़ लो। ये तो ये बात हो गई कि मैम अभी पढ़ा भी दो, 2 बजे भी छोड़ देना, लेकिन हम इस 1.5 घंटे में पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन छोड़ देना हमें 2 बजे। छोड़ दो तुम अभी दिया फिर मैंने, है कि नहीं? खड़ा होकर आप नाराज मत हुआ करो। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपने चेंज किया है और उसकी इंटीमेशन अगर आरओसी को नहीं दी है तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी है? 2,25,000। वेरी गुड, आगे लाइन पे। ऊपर भी धड़कन तेज हो गई क्या भी बोले। अब एक बात बताओ, अब एलएलपी अपना रजिस्ट्रेशन क्यों करवाती है? इसके पीछे पर्पस क्या है? मैंने उसको भी फायदा मिलता है जैसे पार्टनरशिप को मिलता है। हाँ, क्या पार्टनरशिप को क्या फायदे मिलते थे? वो केस कर सकती थी। Very good. और क्लेम ले सकती थी। क्लेम ले सकती थी, अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती थी। पार्टनर फॉर्म पे केस कर सकता था। हाँ, मतलब ये सारे बेनिफिट थे। अपने नाम से प्रॉपर्टी, अगर मान लो एलएलपी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो यानी कि उसका खुद का एक नाम आ गया, तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है। तो ये सारे बेनिफिट रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सेक्शन 14 है आपका कि रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है सुइंग एंड बीइंग सूड, केस कर भी सकती है और अपने ऊपर देखो, दूसरा पार्टी तो केस कर ही सकता है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन अगर आपको किसी के ऊपर अपने नाम से केस करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग, सारी चीजें मींस ले भी सकती है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, होल्ड भी करके रख सकती है ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और दोनों तरीके की प्रॉपर्टी, और टेंजिबल और इंटेंजिबल, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो वो आप एक्वायर कर सकते हो अपने खुद के नाम से। किसके नाम से? एलएलपी के खुद के नाम से, ठीक है। हैविंग अ कॉमन सील इफ इट इज डिसाइड टू हैव वन, अगर आप कॉमन सील लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये राइट मिलता है, ठीक है। जब आपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद ही आपको कॉमन सील छपवाने का राइट मिल जाता है। Doing and suffering such other act and things as body corporate may lawfully do and suffer, जैसे कंपनीज जो काम कर सकती है वो सब काम आप भी कर पाओगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो, ठीक है। बताओ एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल? बताओ मैंडेटरी। बताओ कौन कौन कह रहा है मैंडेटरी? अच्छा, कौन कौन कह रहा है ऑप्शनल? बाकी साइलेंट। तनु मैंडेटरी, तो इसका रजिस्ट्रेशन है क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी के फीचर्स आ रहे हैं और कंपनी कभी भी बिना रजिस्ट्रेशन कर सकती है। चलो ठीक है, क्लियर है? सदमे से बाहर आ गए? मजाक कर सकते हो? आपका मूड कैसे? अब बदल गए। कि डराना जरूरी था। कहना पता था 2 मिनट के लिए कर रहे हो। अच्छा, देखो एक तो इतनी गर्मी में पसीना बह रहा है, गर्मी मुझे भी लग रही थी, ठीक है, पूरी गीली हो चुकी हूँ, उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन रिप्लाई फिर भी नहीं आ रहा। तो क्या फायदा हो रहा है मेरे पढ़ाने का? ये और भी मेरे को डर नहीं लगा। ये होने वाली थी। ये मक्खन है, फिसलू। चलो, अब आता है सेक्शन 15 जो कि है नेम का। अब एक बात बताओ मुझे, क्या पहले सर्च करके, वैसे तो क्या होता है कि जब भी ये ऑनलाइन आजकल फॉर्म भरा जाता है एलएलपी का, ठीक है, तो जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जैसे हम अपनी एलएलपी का जो भी हम नाम सोच रहे हैं रखने का, वो नाम
नाम डालेंगे, अगर उस नाम से पहले से कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो ऑटोमेटिकली हम उठाएंगे ही नहीं उसको, है ना। पहले क्या होता था, ये एक्ट पहले का है ना, मतलब वैसे तो 2008 का है, लेकिन जब ये बना था उस टाइम एप्लीकेशन आपकी रिटर्न फॉर्म में जाया करती थी, ठीक है। अब रिटर्न फॉर्म में किसी को कैसे पता चलेगा कि ये एलएलपी पहले से है, नहीं पता चलेगा ना। तो हम क्या करते थे, हम अपना नाम प्रोवाइड करते थे किसको, रजिस्ट्रार को, प्रपोज्ड नेम ये हम रखना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रार उसको कंफर्म करता था कि आप रख सकते हो या नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे वहां पे था पार्टनरशिप में कि कुछ वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते थे, अगर करना है जरूरी तो आपको परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना प्रपोज्ड नेम दोगे, अगर रजिस्ट्रार को लगता होगा कि इस नाम से पहले मेरे पास कोई फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपके नाम को अप्रूव कर देगा, और अगर उसको ऐसा कुछ गड़बड़ लगेगी कि पहले से इस नाम की कोई एलएलपी है तो वो आपको चेंज करने के लिए कह देगा, और आपको उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसने चेंज करने के लिए कहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मैम वो जो उसमें थे पार्टनर्स ने बताया आपने कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें भी हाँ, वो वर्ड्स ही ऐसे कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो आप यूज नहीं कर सकते। क्लास नहीं थी ना पार्टनरशिप, नहीं एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव, अच्छा एक मिनट और बात एक बता दो, आप जैसे कोई भी नाम रखा आपने, आपके 3 पार्टनर थे ए बी सी, आप अपने नाम के पीछे एलएलपी के नाम के पीछे हमेशा क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एबीसी के नाम के पीछे या तो आप ऐसे पूरा लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर किसी को जोर पड़ रहा हो ऐसे लिखने में तो एबीसी, ठीक है। आपको अपने नाम के आगे एलएलपी लगाना जरूरी है। एवरी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव ईदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम। जैसे हम किसी की भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम, अपने नाम के पीछे इसको ही लगाना है। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में अगर कोई नाम अनडिजायरेबल है, सही नहीं है, तो वो उसको अप्रूव नहीं करेगी, तो उस नाम से एलएलपी नहीं बनेगी, ठीक है। या तो अनडिजायरेबल हो या फिर आइडेंटिकल हो किसी से, आप देखो सेम भी नहीं हो सकता और मिलता जुलता भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे ये है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज कर दो, यू का कुछ और जैसे थोड़ा सा अलग बना दिया, लेकिन रहा तो आइडेंटिकल ना, मिलता जुलता तो हुआ ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल हुआ या टू नियरली रिजेंबल हुआ, मिलता जुलता हुआ किसी भी पार्टनरशिप फर्म से, एलएलपी से या बॉडी कॉर्पोरेट से या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी, आपकी एलएलपी को रजिस्टर्ड उस नाम से नहीं करेगी। क्लियर है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको उस नाम की परमिशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है। अब आता है सेक्शन 16 जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपने जो भी नाम दिया वो आपका 3 महीने के लिए रिजर्व हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। A person may apply in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for reservation of a name set out in the application। जो मैंने एप्लीकेशन में प्रपोज्ड नेम दिया है अपनी एलएलपी का, आप उसको रिजर्व कर देना। इसके लिए मैं एक फॉर्म लगा रहा हूँ, आप उसमें अपनी एलएलपी का नाम लिखेंगे, या फिर देखो दोनों एप्लीकेशन इसी में ही कवर हो गए, या तो आप नाम रख रहे हो या पहले से नाम रखा हुआ है, अब आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। चेंज करने के लिए भी ऐसी ही एप्लीकेशन लगेगी, तो दोनों चीजें ले ली, द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी और द नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। पहले कोई नाम है लेकिन अब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं।
तो अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद, पेमेंट रिसीव करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा सब्जेक्ट टू रूल्स प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए नाम से रिलेटेड उनको भी वो देख लेगा, तो नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। ये अभी जो ऊपर पढ़ा है आपने, ना तो अनडिजायरेबल होना चाहिए ना ही मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आपका अनडिजायरेबल था, मिलता जुलता होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया था, तो आप क्या दोबारा अप्लाई कर दोगे उसी नाम के लिए? नहीं कर सकते। तो अगर आपका वो नाम उस वजह से रिजेक्ट हुआ था, तो क्या करेंगे, अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, ऐसे पढ़ना, अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार में reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the intimation, ये intimation by the registrar नहीं है, ऐसे पढ़ना इसको, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation, और इसको कौन करेगा, by the registrar, इस by the registrar को ही कट कर दो, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओगे इससे, तो by the registrar को ही कट कर दो, क्योंकि ऊपर आ गया ना रजिस्ट्रार में। तो मैंने जो लाइन बोली है ना उसको वैसे ही अंडरलाइन करो, बीच वाला पार्ट ना अपने समझने के लिए यूज कर लो, ठीक है, कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया हो, ठीक है, तो आप भी अप्रूव नहीं कर सकते। जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया उसको क्या रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा? नहीं करेगा। तो आप क्या पढ़ोगे, द रजिस्ट्रार में अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन the registrar may reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation। जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन लगाई है उससे 3 महीने के अंदर अंदर वो आपके नाम को रिजर्व करके रखेगा, लेकिन वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजेक्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्योंकि बीच की बातें यही लिखी गई है कि उसको ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया हो, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेम से रिलेटेड रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स को फॉलो किया, आप सब कुछ चेक करोगे और उसके बाद आप रिजर्व करोगे 3 महीने के लिए, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चलो अब आता है सेक्शन 17। यहाँ पर देखना, where the central government is satisfied that LLP has been registered under a name which is the name referred to in subsection 2 of section 15। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी नाम को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से रजिस्ट्रार से उस नाम का रजिस्टर सर्टिफिकेट ले लिया, समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था लेकिन फिर भी आपने रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ले लिया उस नाम का, नाम तो गलत है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब क्या करोगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला है कि मेरा रिजेक्ट किया हुआ नाम इसने फिर भी रख लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किसको कहेगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी को बोलेगी कि अपना नाम चेंज करो, एंड एलएलपी शैल कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नाम चेंज करने के लिए कहा है उसके 3 महीने के अंदर अंदर एलएलपी को अपना नाम चेंज करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम 3 महीने से ज्यादा का टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर कोई एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करने के लिए कहा फिर भी नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज करने के लिए कहा फिर भी आपने नहीं किया, तो कितनी पेनल्टी है, 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की। और ये तो है आपकी एलएलपी के ऊपर, किसके ऊपर, अब पार्टनर के ऊपर अलग है, पार्टनर के ऊपर अलग है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल 10,000 से लेकर 1 लाख की पेनल्टी। बताओ समझ में आ गया? एलएलपी के ऊपर कितनी पेनल्टी है, 10,000 से लेकर 5 लाख तक की, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टी है 10,000 से 1 लाख। कब है ये पेनल्टी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। पेनल्टी याद होगी, 3 आ चुकी हैं, कहाँ पे थी, ये वाली पेनल्टी तो है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हो। एक है आपने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया और उसकी इंटीमेशन नहीं दी, तो थी आपके ऊपर 2,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की। और कहाँ पर थी, ये
हाँ स्टेटमेंट जो आपने करी है, अगर वो स्टेटमेंट गलत कर दी तो जेल भी है वहाँ पे और आपको पेनल्टी है 10,000 से लेकर 5 लाख तक की। ये सारी पेनल्टी लग रही है पर्सन के ऊपर। यहाँ पर 2 जगह पर लग रही है, एलएलपी पे भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब अगर कोई इंसान फाइन ज्यादा दे दे तो उसे जेल नहीं होगी। क्या अगर कोई इंसान फाइन ज्यादा दे दे तो उसको जेल नहीं होगी। वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थ्योरी में मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकती। चलो तो हमारे क्या क्या स्टेप बने। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने नेम का रिजर्वेशन करवाओगे। तो फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। सबसे पहले आपने जो नेम मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भरा है, वहाँ पे जो नेम एलएलपी का भरा था सबसे पहले उसको रिजर्व करवा लो वहाँ पर। एप्लीकेंट हैज टू फाइल, देखो फॉर्म नंबर दे दिया आपको, ई फॉर्म, मैंने कहा था ना ये इलेक्ट्रॉनिक भरे जाते हैं। तो ई फॉर्म 1 में आपको एप्लीकेशन लगानी है, क्या करने के लिए, अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। आप वहीं पे चेक कर लेना कि पहले से कोई रजिस्टर तो नहीं है, तो आप पहले से ही वो नाम मत रखना ताकि उनको आगे मेहनत ही ना करनी पड़े, ठीक है। पहले लगाओगे एप्लीकेशन, आपको पता भी चल गया है कि पहले से ये फॉर्म है, फिर भी वही नाम लिख के भेज रहे हो, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, फीस भी चली जाएगी, क्या फायदा है कि नहीं। तो शुरू से ही अपना नाम सही सेट करके भेजो ई फॉर्म 1 में। उसके बाद क्या है, जब आपका नाम रिजर्व हो जाएगा तो यूजर को क्या भरना है, ई फॉर्म 2। किसके लिए है वो, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी। अब ये जा रहा है आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये था रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। ई फॉर्म 1 किसके लिए था, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल होगा और ई फॉर्म 2 में क्या क्या लिखा जाएगा, डिटेल्स ऑफ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, पार्टनर की डिटेल, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल, कंसेंट ऑफ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंसेंट का मतलब, मान लो मैंने तो किसी पार्टनर को बना दिया कि तू डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, उसकी कंसेंट लेना भी तो जरूरी, कि तू बनना भी चाहता है या नहीं, वो भी तो लिखेगा ना कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कहाँ पे लेनी है, ई फॉर्म 2। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। देखिए एलएलपी एग्रीमेंट का बनाना मैंडेटरी है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, और एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एग्रीमेंट की बात है। पार्टनरशिप में तो एग्रीमेंट का क्या था, बना भी सकते थे, मतलब रिटर्न या ओरल दोनों हो सकते थे, ऐसा ही था ना। एलएलपी में आपको एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 23, ठीक है। और उस एग्रीमेंट को बनाने के बाद रजिस्ट्रार को फाइल करवाना भी जरूरी है, और कौन से फॉर्म में फाइल करवाना है, ई फॉर्म 3। कितने दिन के अंदर अंदर, जब आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी एलएलपी उससे 30 दिन के अंदर। बताओ सारी बात समझ में आ गई, कुछ भूलोगे, उसके बाद भूल जाएंगे। ऐसा है, वैसे तो हम रिवीजन भी कर रहे हैं अभी, ठीक है, जितना मैं करा रही हूँ उसकी रिवीजन अभी भी करवाऊंगी, और उसके बाद कल भी पहले रिवीजन होगी, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो उससे याद तो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको याद हमेशा रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पूरा है, क्योंकि पिछली बार तुम लोग ना अपने बचनों पर रुके नहीं थे, इसलिए मैं आपको कोई वचन ही नहीं ले रही तुमसे। हम क्या लिखेंगे जो आपने बोलना सीखा, बताओ बताओ बताओ। जिन्होंने कमिटमेंट करवाई थी वो तो एब्सेंट ही थे, कि हाँ हम माइनर वाला, मतलब करवाई सबने थी, करवाई सबने थी कि हाँ मैम आप क्लास में बोलोगे ना क्वेश्चन लिखने को, हम लिख देंगे आपको, और सरप्राइजिंगली आप अगर आप टेस्ट लोगे हम वो भी दे देंगे। मैंने बोला था ना कि जितना भी टॉपिक रह गया उस चैप्टर का, लेकिन हाँ तुम दोनों तो एब्सेंट थे, मैंने साइड कर दिया ना, पहली बार तो वो एब्सेंट थे, तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो आया था, वही तो आया था, मैंने आंसर दिया था आपको पहले। और बाकी बच्चे अपनी जुबान से मुकर गए थे, नहीं मैं कुछ भी ना बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठो। मैं थोड़ा चुपचाप बैठा हाँ, ये जो कह रहा है ना चुपचाप पढ़ रहा है, साथ ही बैठा है ये, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बाद में तुम अपने बचनों से मुकर जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे से कोई प्रॉमिस ही नहीं लेती। तो ये चैप्टर पूरा है, वैसे कितना कोई टेक्निकल नहीं है, है ना। चलो
पार्टनर और उनके आपस में रिलेशन। ये आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा आपने रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, तो सारा वही कवर है यहाँ पर, ठीक है। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर सेक्शन 22। कौन होंगे एलिजिबल पार्टनर बनने के लिए? जिन्होंने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज अ सब्सक्राइबर दिया है, ठीक है। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पर्सन who subscribe their name to the incorporation document shall be partner and other person may become a partner of LLP by and in accordance with LLP agreement। तो देखो सबसे पहले आपको दो पार्टनर्स चाहिए थे ना, इन दोनों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम एज अ क्या दिया था? सब्सक्राइबर। तो यही दोनों क्या बन जाएंगे? हमारे एलएलपी के पार्टनर। उसके बाद कोई आना चाहे तो आ सकता है एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करते हुए। जो आपने एलएलपी का एग्रीमेंट बनाया उसमें जो जो कंडीशंस लिखी हैं उनको पूरा करते हुए कोई भी पार्टनर यहाँ पे और एंटर हो सकता है। लेकिन इनिशियली आपके जो दो पार्टनर थे वो कौन से हैं? जो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर बने थे। क्लियर है? जिन्होंने मतलब एक तरीके से एलएलपी स्टार्ट करने का सोचा था, है ना। चलो अब आता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। सुनना जरा। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कहाँ पे लिखी होती थी ये? म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज एग्रीमेंट में। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय LLP एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर। यहाँ पे देखो दो लोगों का रिलेशन है, एक तो पार्टनर का पार्टनर के साथ में और एक LLP का पार्टनर के साथ में। तो ये दोनों ही रिलेशन कहाँ से डिसाइड किए जाएंगे? LLP एग्रीमेंट से, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज से। LLP एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी। अगर आप एग्रीमेंट जो आपने पहले बनाया था उसमें अगर कुछ चेंज करते हो तो उस चेंज को किसको बताना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपने जो LLP एग्रीमेंट था वो आपने फाइल किया था रजिस्ट्रार के पास। कौन से फॉर्म में? ई फॉर्म 3 में। ई फॉर्म 3 में विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर जो आपने LLP एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल किया है, अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना, ड्यूटी बनती है आपकी, ठीक है। तो एनी चेंज made shall be filed with the registrar in such form and in such manner as may be prescribed। ये लिख लोगे ना, such form, such manner, such fees, यही तो लिखना है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं हमको, है कि नहीं? आपको फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म shall be filed with the registrar in such manner, ठीक है, with such fees as may be prescribed। ये लाइन याद ही कर लेना, हर जगह चिपकानी होती है क्योंकि इनसे रिलेटेड रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। An agreement in writing made before the incorporation of LLP। अब इसमें क्या हुआ? वैसे तो एग्रीमेंट बाद में बनता था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले जो एग्रीमेंट राइटिंग में बना रखा था आपने बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम। देखो LLP जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होती, मान लो 1 मिनट, ये गौरव है, ठीक है, और ये रोहित है। हम किसी एग्जांपल में छोड़ दिया था। ये गौरव है और ये रोहित है। इन्होंने सोचा कि हाँ मेरे भाई करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट, खूब कमाएंगे खूब उड़ाएंगे, ठीक है, करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करें। अब देखो इन्होंने सोचा कि गौरव कहता है मुझे तो ना पार्टनरशिप अच्छी लगती है, भाई भाई मिलके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बांट लेते हैं आपस में, है ना। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं मुझे तो कंपनी अच्छी लगती है, मुझे तो कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि देखो अलग अलग लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड हो जाएगी, अपना अलग से काम करके चलेंगे, ठीक है। अब उसकी बात अलग है और उसकी बात अलग है, क्यों ना दोनों की इज्जत रख ली जाए, है ना। तो क्या बना दें हमें? LLP बना दें, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है तेरी भी बात रखी मेरी भी बात रखी, हम एक LLP इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। अभी LLP को बनाना बाकी, अभी तो क्या करा है हमने? सिर्फ सोचा है, अभी तो मैंने क्या किया है? सिर्फ सोचा है। तो LLP के इनकॉर्पोरेट करने से पहले ये दोनों क्या पार्टनर कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन हो रहा होता है तब तक ये क्या होते हैं? सब्सक्राइबर। लेकिन जब LLP बन जाती है तब इनका नाम क्या बन जाता है? पार्टनर। आ रही है बात समझ? हाँ जी,
तो अगर मान लो कोई आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही कोई एग्रीमेंट बना है राइटिंग में, तो वो एग्रीमेंट किनके बीच में बना है? दो सब्सक्राइबर्स के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में नहीं बना। ठीक है, अब पढ़ो इसको। An agreement in writing made before the incorporation between the person who subscribed their name to the incorporation document may impose obligation on the LLP provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation. अब मेरी बात सुनो, ratified का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या होता है ratified का मतलब? वो रेटिफाइड होता है, ये सुनना चाह रही थी। रेटिफाइड होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बनाना। अब मेरी बात सुनना, ये जो एग्रीमेंट बना था पहले इनकॉर्पोरेशन से पहले, वो किसके बीच में बना था? दो सब्सक्राइबर्स के बीच में। अगर इस एग्रीमेंट के बाद आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो बैंक से लोन लिया, तो उस लोन की रीपेमेंट की ड्यूटी किसकी बनती है? सब्सक्राइबर्स की। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं कराया, तो लायबिलिटी किसकी बनती है? सब्सक्राइबर्स की। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमारे लिए हुए, क्योंकि हमने लोन जो लिया था वो किसके लिए लिया था? एलएलपी के लिए लिया था, और हमने एलएलपी के बिजनेस में ही यूज किया, तो रीपेमेंट की ड्यूटी किसकी बननी चाहिए? एलएलपी की। किसकी बननी चाहिए? तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि लोन की रीपेमेंट एलएलपी खुद चुकाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका सब्सक्राइबर के बीच का एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को बाकी सारे पार्टनर से साइन करवा दो कि हाँ यही एग्रीमेंट हम कंटिन्यू रखते हैं। जो एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन से पहले था उसी एग्रीमेंट को हम आगे भी चलने देते हैं, और सारे पार्टनर इसके ऊपर साइन कर रहे हैं। इसके ऊपर साइन जैसे ही उन्होंने किए तो वो एग्रीमेंट क्या बन गया? लीगल बन गया। वो एग्रीमेंट अब रेटिफाई हो गया है। और एग्रीमेंट में क्या होता है? जब भी हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एलएलपी के बिहाफ पे, अगर पार्टनर एजेंट की तरह काम कर रहा है तो एजेंट के काम के लिए कौन बाउंड होता है? प्रिंसिपल। और पार्टनर का प्रिंसिपल कौन है? एलएलपी। तो यानी कि जो हमने लोन लिया था एलएलपी के लिए, उसकी रीपेमेंट की ड्यूटी इसके ऊपर आ जाएगी? एलएलपी। बताओ बच्चों, समझ में आया अच्छे से? रेटिफाई का किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बना देना, है ना? किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बना देना। तो क्या किया? सब्सक्राइबर ने जो एग्रीमेंट बनाया हुआ था उसको आपने पार्टनर्स वाला एग्रीमेंट अगर बनाना है ना, उसी एग्रीमेंट को पार्टनर्स वाला एग्रीमेंट बनाना है, तो बाकी के सारे पार्टनर्स से भी साइन करवा लो, जिससे क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट अब सब्सक्राइबर के बीच में नहीं रहा, किसके बीच में बन गया? पार्टनर्स के बीच में बन गया, एलएलपी का एग्रीमेंट बन गया, और उस लोन की रीपेमेंट की ड्यूटी किसके ऊपर आ गई? एलएलपी। क्लियर है? आगे बढ़ लो। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी shall be determined by the provision relating to that matter that are set out in the first schedule। मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपना एग्रीमेंट नहीं बनाती है तो हम कौन से प्रोविजंस फॉलो करते हैं? जो लॉ में लिखे हुए हैं, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं। तो सेम बात एलएलपी में भी कहें कि अगर एलएलपी में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, वैसे तो क्या है? मैंडेटरी है, तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप किसको फॉलो करोगे? लॉ को। कौन से लॉ को? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को फॉलो। क्लियर है? और इस म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड बातें जो लिखी गई है एलएलपी एक्ट में, वो लिखी गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में। किसमें लिखी गई है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। वहां पर आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी गई। क्लियर है? चलो, अब आता है सेक्शन 24, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन का मतलब? सेसेशन गूगल कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, मीनिंग ही तो बताना है। वैसे भी तो चीटिंग कर करके बुक में से बताते हो कुछ ना कुछ, नहीं बताते? बताओ बताओ। चलो, सेसेशन का मतलब क्या होता है? अपना छोड़ना, अधिकार को छोड़ना। आपका पार्टनरशिप में से इंटरेस्ट कब खत्म हो जाता है, कब छूट जाता है? मिल गया भाई? समाप्ति जिसको कह सकते हैं, कब आपके पार्टनरशिप इंटरेस्ट की समाप्ति हो जाती है ना? खत्म हो
हो जाता है आपका इंटरेस्ट। बताओ आज आप किसी फॉर्म में पार्टनर हो, कब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वहां से? तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट में वो वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही कि आपकी रुचि है वहां पर। पार्टनरशिप इंटरेस्ट का मतलब मेरा वहां पे शेयर है, हिस्सा है, मेरी हिस्सेदारी कब खत्म हो जाती है? जब आपकी डेथ हो जाएगी, जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दोगे, यही तो मतलब है। या फिर आप अपना शेयर बेच दोगे किसी को, यही तो केस हो सकते हैं ना। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हो। अच्छा हाँ जी ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कब कब आपका पार्टनरशिप में हिस्सेदारी खत्म हो जाती है। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, वो पार्टनरशिप से हट जाता है कोई भी पर्सन कब? इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर एज टू सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ राइटिंग इन नॉट लेस देन 30 days टू अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि मैं 31 मार्च 2021 तक पार्टनर हूँ, उसके बाद मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे पार्टनर। एग्रीमेंट में लिख दिया था, तब एग्रीमेंट को फॉलो करना है। 31 मार्च 21 चली गई, अब उसके बाद 1 अप्रैल से वो हमारी फर्म का पार्टनर नहीं कहलाएगा, यानी कि वो पार्टनर सीज हो चुका है, हट चुका है वहाँ से। ठीक है। या फिर आप पार्टनरशिप फर्म से रेजिग्नेशन लेना चाहते हो, आप रिजाइन देना चाहते हो, वहाँ पर दे सकते हो। नोटिस देना पड़ेगा कितने दिन पहले? 30 दिन पहले, 1 महीना पहले, 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है कि मैं रिजाइन लेना चाहता हूँ। उसके बाद अ पर्सन शेल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन द डेथ और डिसोल्यूशन, या तो एलएलपी ही बंद हो जाए या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो वो सीज हो जाएगा। ठीक है। और इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अब वो पागल हो गया है, उसको कोर्ट ने कह दिया कि ये पागल हो गया, बताओ पार्टनर रहेगा वो? नहीं रहेगा। या फिर उसने he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent, या तो उसने एप्लीकेशन लगा रखी है, ये वही वाले आ गए कि कौन पार्टनर नहीं बन सकते। तो अगर आपके ये दोबारा केस होने शुरू हो जाए कि या तो आप अनसाउंड माइंड हो गए, या आपने एप्लीकेशन लगा दी इंसॉल्वेंसी के लिए, या आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हो, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में आप पार्टनर नहीं रहोगे। ठीक है। और वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ जाता है तो फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। ये मैंने बताया था जब रिटायरमेंट के केस में कि एक पार्टनर तब तक पार्टनर कंसीडर किया जाता है जब तक वो नोटिस ना दे। तो यहाँ वही बात नहीं हुई, अनलेस द पर्सन हैज नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर और नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। 2 चीजें डाल दी, एक तो आपको नोटिस वैसे भी निकालना है और दूसरा आपको नोटिस किसके पास जमा कराना है? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। सिसेशन ऑफ, अच्छा एक पार्टनर कोई मान लो फॉर्म छोड़ के चला गया, फॉर्म बंद हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, चलती रहेगी। द सिसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू एलएलपी और टू द अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन व्हिच ही इनकर्ड बीइंग अ पार्टनर। इसमें क्या कह रहा है सुनना जरा। मैंने जो बताया था, जब तक आप वहां पर पार्टनर थे और जो जो कांड आपने कर रखे थे उसके लिए आप लायबल रहोगे, चाहे आप फॉर्म को छोड़ के चले जाओ। बात समझ में आ रही है? ऐसे मत कहना, मान लो कोई लोन लिया गया था आपके पार्टनर होते हुए के टाइम पे, ठीक है, अब आपने पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ दी है, तो क्या आपकी लोन की रीपेमेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? वो आपको हिस्सा ही तभी देते हैं जब आपका सारा अमाउंट काट लेते हैं। क्या लोन में भी तेरा इतना हिस्सा बनता है, यहाँ पे भी तेरा इतना हिस्सा बनता है, बाकी ये बचता पैसा लेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप लायबल रहोगे अपने किए हुए काम के लिए। ठीक है। Where a partner of LLP ceased to be a partner, the former partner of a person entitled to his share in consequence of death and or insolvency shall be entitled to receive from the LLP an amount equal to capital contribution of the partner actually made to the LLP and his right to share in the accumulated profits after the reduction of losses as the former partner ceased to be a partner। यानी कि वो डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस किस चीज़ को लेने का अधिकार रखता है? जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी और साथ में जो उसकी प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा तब लेगा जब सारे लॉसेस भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है। A former partner or a person entitled to his share consequence of death or insolvency shall not have right, ये वो आ गया,
अगर मान लो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका हिस्सा लेने आया है तो क्या वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकता है? सिर्फ हिस्सा लेके जाओ अपना, है ना, जितना पैसा लगाया था, जितना प्रॉफिट में हिस्सा है, सिर्फ वो लेके जाओ, आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यस मैम। बस मत करना अभी। वैसे रजिस्ट्रेशन में तो रह रहा है। रजिस्ट्रेशन रह रहा है, उसके बाद भी बस नहीं करना। तो अब तो टाइम हो गया ना, देखो रिजल्ट आने वाला है, बस मत करो। क्या टाइम हुआ? 48 चलो ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। अगर मान लो पार्टनर में कोई चेंज हुआ है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम। उसके नाम में और उसके एड्रेस में कोई चेंज हुआ है तो आपको कितने दिन के अंदर बताना है? 15 दिन के अंदर अंदर। और फिर आगे देखो, पार्टनर में चेंज हुआ, पार्टनर ने किसको बताया? एलएलपी को। एलएलपी किसको बताएगी आगे? तो एलएलपी शैल where a person become or cease to be a partner file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or cease to be a partner। ये पिछले वाले सेक्शन की बात है कि जहाँ पे कोई पार्टनर छोड़ के गया, उसने आपको नोटिस दिया है तो आप उस अगले 30 दिन के अंदर वो नोटिस किसको दे दोगे? रजिस्ट्रार को। तो 30 दिन तो हमने पार्टनर को दिए थे एलएलपी में फाइल करने के लिए, और अब एलएलपी को भी आगे 30 दिन दिए रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए। और वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर तो अभी आपको 30 दिन दिए जाते हैं। अब यहाँ सुनना जरा, पार्टनर को अपना नाम और एड्रेस चेंज करवाने के बाद कितने दिन दिए गए? पार्टनर को 15 दिन। किसको इन्फॉर्म करने के लिए? एलएलपी को। और एलएलपी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है तो कितने दिन दिए गए? ये है किस केस में? जब नाम और एड्रेस चेंज हो रहा है पार्टनर का, बस 15 दिन वहीं पर है, बाकी 30 ही है ना? बाकी 30 ही है ना? जैसे मान लो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको 30 दिन दिए जाते हैं एलएलपी को बताने के लिए, और एलएलपी को भी 30 दिन दिए जाते हैं रजिस्ट्रार को बताने के लिए। लेकिन अगर पार्टनर के नाम और एड्रेस में चेंज हुआ, इसके लिए भी 30 दिन देने चाहिए? नहीं ना। एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है, 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो एलएलपी को, लेकिन एलएलपी को हमने 30 दिन दिए कि रजिस्ट्रार के पास आके फाइल। ठीक है? A notice filed with the registrar under subsection 2 में नोटिस किस किस चीज का गया है? एक तो चेंज वाला और एक जो पार्टनर छोड़ के गया उसका नोटिस। ठीक है, तो ये दोनों जो नोटिस दिए हमने सबसेक्शन 2 में, वो उस फॉर्म में होगा, उस मैनर में होगा जैसा कि प्रेस्क्राइब किया होगा कहाँ पे? रूल्स में। और साइन होना चाहिए ये नोटिस किसके द्वारा? डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा, और ऑथेंटिकेट होना चाहिए इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा रूल्स में कहा है उसी मैनर में ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए। एंड इफ इट्स रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट कंसेंट ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। कहने का मतलब देखो, चेंज तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर नेम और एड्रेस चेंज हुआ था, मान लो मेरा एग्रीमेंट चेंज हुआ है, किस वजह से? कोई पार्टनर आया है, उसकी एंट्री हुई है, तो एग्रीमेंट में उसका नाम लिखोगे ना। तो अगर ये चेंज भी हुआ है तो इस चेंज के बाद भी आपको क्या करना है? नोटिस फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। लेकिन इस चेंज में नोटिस के साथ साथ में आपको क्या लगानी है? एक कंसेंट लगानी है इनकमिंग पार्टनर की, कि वो भी इच्छा रखता है या नहीं आने की। ये ना उसको जबरदस्ती आपने पार्टनर बना लिया हो, तो उससे भी एक फॉर्म भरवा लेना, साइन करवा लेना कि आप अपनी मर्जी से हमारी फॉर्म में पार्टनर बनने जा रहे हो। क्लियर है? अब उसके बाद फिर से फाइन आ गया बच्चों। अगर एलएलपी ने कोई भी प्रोविजन को तोड़ा, सबसेक्शन 2 के, नोटिस फाइल नहीं किया और उसी के पास कितने दिन में? रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया 30 दिन के अंदर, तो एलएलपी के ऊपर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लग रही है 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की। और इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रवीन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, मैंने यहाँ बताया था ना पार्टनर ने बताना है एलएलपी को, तो अगर यहाँ पर पार्टनर ने भी चेंज नहीं बताया तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी है? 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए। पार्टनर अलग से बताएगा और अलग से पार्टनर तो एलएलपी को बताएगा, एलएलपी रजिस्ट्रार को बताएगी। ठीक है? हाँ, मतलब एक तरीके से बात तो एक ही ना, पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है कि वो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि पार्टनर ने आपको इन्फॉर्म किया था। एनी पर्सन एक ही देगा ना, अलग अलग है, ये अलग नोटिस दिया जा रहा है और ये अलग नोटिस दिया जा रहा है। नहीं, जैसे पार्टनर ने नहीं बताया है तो पार्टनर एलएलपी को पे करेगा। पार्टनर एलएलपी को देगा नोटिस, चाहे वो
सिर्फ 2 कॉपी दे देगा। एक कॉपी एलएलपी अपने पास रख लेगी कि मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई थी चेंज की, और एक कॉपी आगे किसके पास भेज देगी, एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा प्रोसीजर है, क्या ये खुद जाके इसको दे सकता है? क्या नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, नहीं कर सकता। मान लो एलएलपी भूल गई फाइल करना, तो वो दे सकता है ना खुद। सुन लो जरा, एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी में, ये नेम और एड्रेस वाला एग्जांपल हटा देना यहाँ पर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है और उसको नोटिस देना था किसको? एलएलपी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर देना था ना। और एलएलपी ने आगे किसको देना था? कितने दिन के अंदर? ठीक है। इसने क्या किया, इस पार्टनर ने जाके सीधा रजिस्ट्रार को ही दे दिया नोटिस। तो एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी। उसको अगर ये लग रहा था, मान लो देखो ऐसा हुआ कि पार्टनर छोड़ के जाना चाहता था, उसने एलएलपी को कहा कि मेरे को छोड़ के जाना है, एलएलपी उसको जाने नहीं देगी, है ना। तो पार्टनर ने क्या किया, मैं नोटिस दे रहा हूँ ना, तो मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं छोड़ के जाऊंगा। पार्टनर को लग रहा है कि एलएलपी ने इसको नहीं देगी आगे नोटिस, तो इसने क्या किया, इसने खुद ही फाइल कर दिया। ठीक है, तो उसको लग रहा था पार्टनर को कि एलएलपी में नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार एंड इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल्ड बाय अ पार्टनर। तो अब देखो, पार्टनर ने जब रजिस्ट्रार के पास जमा कराया तो रजिस्ट्रार के दिमाग की बत्ती जलेगी ना, मेरे पास एलएलपी ने क्यों नहीं जमा कराया, है ना। तो ये क्या करेगी, इससे क्रॉस कंफर्मेशन करेगी। क्या करेगी? क्रॉस कंफर्मेशन करेगी। रजिस्ट्रार shall obtain a confirmation to this effect from the LLP unless the LLP has also filed such notice। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पार्टनर ने भी कर दिया और इधर से LLP ने भी कर दिया, तब तो रजिस्ट्रार किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करेगी। लेकिन अगर पार्टनर ने यहाँ फाइल किया और LLP ने फाइल नहीं किया, तो रजिस्ट्रार एक बार LLP से पूछना चाहेगी कि आपने क्यों नहीं फाइल किया था। एक कंफर्मेशन लेगी कि सच में ये पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है। However, where no confirmation is given by the LLP, अब इसने इससे कंफर्मेशन मांगी, रजिस्ट्रार ने किससे कंफर्मेशन मांगी? LLP से, कि LLP मुझे बताओ कि इस पार्टनर ने मेरे को रेजिग्नेशन नोटिस दिया है, तो क्यों दिया है, ये सच में छोड़ के जा रहा है, आप मुझे कंफर्म करो। तो इस LLP को 15 दिन दिए, किसने? रजिस्ट्रार ने, कि मुझे 15 दिन के अंदर बता देना। अब LLP ने रजिस्ट्रार को अगर 15 दिन के अंदर नहीं बताया तो क्या होगा? रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। अब नहीं बताया तो नहीं बताया, आपको सीज करके जा रहा है तो मैं लिख देता हूँ कि हाँ वो रेजिग्नेशन ले रहा है। ठीक है, 30 दिन 15 दिन बहुत हो गए, याद हुए? नेम और एड्रेस के लिए यहाँ 15 दिन और यहाँ 30 दिन। नॉर्मली यहाँ भी 30 दिन और यहाँ भी 30 दिन, ये वाले। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार जब क्रॉस कंफर्मेशन एलएलपी से लेगा तो कितने दिन देगा इसको? 15 दिन। 15 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं मिला तो हम मान लेंगे कि हाँ ये छोड़ के जा रहा है, इसका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन हो जाए या नहीं? चलो, क्या पढ़ा आज हमने? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी से सेक्शन 11 से सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना होता है ना। उसके अंदर कितने सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं? 2 सब्सक्राइबर। साथ में क्या लगानी होती है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किससे लेनी होती है? 4 लोग हो गए, इन चारों में से किसी एक से ले सकते हो। एक तो ये पर्सन साइन करेगा, साथ में कौन साइन करेगा स्टेटमेंट को? एक सब्सक्राइबर। और ये स्टेटमेंट और इनकॉर्पोरेशन दोनों जाके फाइल कर देंगे हम रजिस्ट्रार के पास। और ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये कौन से फॉर्म में फाइल होगा? ई फॉर्म 1। ई फॉर्म 1 में आपका क्या था? रिजर्वेशन ऑफ नेम। ई फॉर्म 1 में क्या था? रिजर्वेशन ऑफ नेम। ई फॉर्म 2 में क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और ई फॉर्म 3 में क्या है? क्या फाइल?
चेंज के लिए नहीं था, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले चेंज के लिए। चलो अभी आ रहा है, कोई बात नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेलिटीज आपको लिखनी है वो पूरी करेंगे। और अगर किसी पर्सन ने ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया तो कितनी पेनल्टी थी? 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की, और जेल थी 2 साल की। ठीक है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप सारी शर्तों को पूरा कर दोगे। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट पे साइन किसके होंगे? रजिस्ट्रार के, और साथ में उसकी ऑफिशियल सील भी लगी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, और वही आपका एक एविडेंस का काम करेगा कि आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस या उसमें कोई चेंज करवाते हो आप तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी है? रजिस्ट्रार को देनी है कि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है। अगर आप ये नहीं बताते तो आपके ऊपर कितना फाइन है? 2,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, कॉमन सील ले सकते हो, और वो सारे काम कर सकते हो जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 15 था नेम के लिए। आपको नेम कौन सा लेना है? जो आपको अपने नाम के आगे एलएलपी लगाना है सबसे पहले। ठीक है, और आपका वो नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में अनडिजायरेबल है और पहले से एग्जिस्ट करता है। फिर आता है सेक्शन 16 में रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपको एप्लीकेशन लगानी है ई फॉर्म 1 में रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन लगाई है उसको रजिस्ट्रार रिजर्व कर देगा, लेकिन क्या देखते हुए कि ये नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट ना किया हो। उसके बाद वो उसको रिजर्व कर देगा कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द एप्लीकेशन। ठीक है, 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको कोई चेंज करवाना है, मीन्स पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था आपने फिर भी वही नाम रख लिया, तो इसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको इन्फॉर्म करेगी एलएलपी को कि अपना नाम चेंज करो, और एलएलपी को वो नाम चेंज करना पड़ेगा कितने टाइम के अंदर? 3 महीने के अंदर। चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टाइम भी दे सकती है, लेकिन आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं माना तो कितनी पेनल्टी थी? 2 लोगों पर थी, एक एलएलपी पर थी और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पर थी। एलएलपी पर कितनी थी? 10,000 से लेकर 5 लाख, और पार्टनर पे कितनी थी? 5,000। याद हुआ? तो स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहले आपको नेम रिजर्व करना है ई फॉर्म 1 में। उसके बाद ई फॉर्म 2 में आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है, और ई फॉर्म 3 में सॉरी वो था एलएलपी एग्रीमेंट। ई फॉर्म 3 में क्या था? एलएलपी का एग्रीमेंट, ये आपको रजिस्ट्रार को बताना है। ठीक है, याद रहेंगे ये तीनों। फिर पार्टनर और उनका रिलेशन बताया गया था। एक बात मैंने जो तुम्हें शुरू में बता दी थी, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स फर्म के भी एजेंट होते हैं और एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं, लेकिन एलएलपी में पार्टनर्स एलएलपी के तो एजेंट है, लेकिन क्या आपस में है? आपस में उनकी कोई म्यूचुअल लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, रिलेशन सब कहाँ पे लिखा होता है? एग्रीमेंट में लिखा होता है। कोई भी पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उससे पहले के जितने काम वो कर चुका है उसके लिए वो लायबल रहेगा। 30 दिन का नोटिस देना होगा एलएलपी को, और एलएलपी आगे रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल करेगी अगले 30 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई चेंज किया है अपने नाम और एड्रेस में तो आपको 15 दिन दिए जा रहे हैं एलएलपी को बताने के लिए। एलएलपी को आगे 30 दिन दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रार को बताने के लिए। यहाँ पर क्या था कि अगर पार्टनर डायरेक्टली खुद जाके रजिस्ट्रार को बता देता है कि मैं इस फॉर्म को छोड़ना चाह रहा हूँ, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? एलएलपी से क्रॉस कंफर्मेशन लेगा 15 दिन के अंदर अगर उसको कंफर्मेशन देनी है। नहीं देती तो रजिस्ट्रार मान लेगा कि वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। अगर ये काम आप नहीं करते, कौन सा? जो नोटिस फाइल किया था रजिस्ट्रार के पास, एक मिनट, हाँ ये था ना, नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 में था या तो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो वाला नोटिस, और या फिर कोई नेम और एड्रेस में चेंज हुआ है वो वाला नोटिस। इन दोनों नोटिस में से अगर आपने कुछ भी किसी में भी कॉन्ट्रावेंशन किया है फाइल करने में, जो दिन दिए थे उन दिनों में आपने फाइल नहीं किया, तो पेनल्टी कितनी है? 2,000 से लेकर 25,000 तक की। और पहला था अगर ये पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगाई थी, अगर इसने ये चेंज एलएलपी को नहीं बताया तो इसके ऊपर भी कितनी पेनल्टी है? 2,000 से लेकर 25,000 तक की। ठीक है, और वो लास्ट वाली बात ऊपर क्लियर है? यहाँ तक का आज हमने कवरेज की है, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और चैप्टर को फिनिश कर लेंगे।
ये रिकॉर्डिंग बंद करो।